हेलो बच्चों, आप सबका इकोनॉमिक्स +2 क्लास में स्वागत। आज हम करेंगे सेमुटेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम प्राइस। अब क्या हो रहा है कि आपकी डिमांड और सप्लाई के अंदर दोनों के अंदर परिवर्तन हो रहा है, दोनों में चेंज हो रही है। तो उससे इक्विलिब्रियम प्राइस यानी कि जो हमारी संतुलन कीमत इक्विलिब्रियम प्राइस के अंदर कैसे परिवर्तन होगा उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके हमारे जो दो केसेस हैं कि दोनों इंक्रीज करेंगी इफ़ डिमांड एंड सप्लाई विल सप्लाई बोथ इंक्रीजेस, एंड दूसरी जो सिचुएशन आएगी इफ़ डिमांड एंड सप्लाई बोथ डिक्रीजेस। आपने ध्यानपूर्वक मेरे वीडियो लेक्चर्स को सुनना है। थ्योरी आपने खुद लिखनी है, थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग मैं पूरी दूंगा। तो पहला जो केस है इफ़ डिमांड एंड सप्लाई बोथ इंक्रीजेस। अब आपको पता है कि जब भी डिमांड भी बढ़ती है सप्लाई भी बढ़ती है तो इसके अंदर भी तीन केस हमारे अराइज होंगे। इफ़ इंक्रीज इन डिमांड दैट इज मोर देन। अब आपकी डिमांड के अंदर जो इंक्रीज है, डिमांड के अंदर जो इंक्रीज है दैट इज मोर देन सप्लाई, यानी कि मांग में जो वृद्धि है वो सप्लाई में वृद्धि से ज़्यादा। अब आप खुद सोच सकते हो, देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये डिमांड बढ़ रही है आपकी और सप्लाई भी बढ़ रही है, ठीक है। डिमांड भी बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है, लेकिन डिमांड में जो इंक्रीज है दैट इज ग्रेटर देन, या वो दैट इज ग्रेटर देन या दैट इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई। अब आपको पता है कि हमारी जब भी मांग ज़्यादा बढ़ जाती है, डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है और सप्लाई उतनी नहीं बढ़ती है तो प्राइस शुड इंक्रीज। अब हमने इसके बारे में यहाँ पे देखेंगे कि कैसे होगा। आपकी डिमांड भी बढ़ी, सप्लाई भी बढ़ी, डिमांड जो बढ़ रही है वो सप्लाई से ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए प्राइस वुड इंक्रीज। इंक्रीज होगा कैसे? अब ध्यानपूर्वक सुनना है आपने, ध्यानपूर्वक देखना है मेरे वीडियो लेक्चर्स को, ठीक है। अब आपको पता है कि डिमांड कर्व की हमारा ये इनिशियल डिमांड कर्व है, प्रारंभिक मांग वक्र है, और ये आपका मैं दूसरा बता रहा हूँ, ये आपका प्रारंभिक पूर्ति वक्र है, ठीक है। ये डिमांड कर्व हम इसको D1 से डिनोट कर रहे हैं, और ये इनिशियल डिमांड कर्व है और ये इनिशियल सप्लाई कर्व है। बार बार हमें बताने की चीज़ इनिशियल और वो क्या चीज़ होती है। ई पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है तो यहाँ पे OQ क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, और OP क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस है, मतलब संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा है, ठीक है। अब आपकी मैंने बोला सप्लाई भी आपने इंक्रीज करवानी, किस तरफ इंक्रीज करवानी है, आपने राइट साइड ही आपकी सप्लाई इंक्रीज होगी और राइट साइड ही आपकी डिमांड। अब डिमांड में इंक्रीज ज़्यादा बढ़ना है, आपने उसको ज़्यादा खोल करके बनाना है। जैसे हमने डिमांड में जो इंक्रीज है वो हम ज़्यादा बना रहे हैं। देखिए ये मैंने डिमांड के अंदर जो इंक्रीज है वो ज़्यादा बना दी, काफ़ी वो कर दिया, तो ये डिमांड न्यू डिमांड कर्व क्या बन गया ये। और सप्लाई में भी मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, ये इधर चला गया आपका, देखिए सप्लाई में, लेकिन वो कम कर दी मैंने, इतनी ज़्यादा नहीं की, देखिए इधर ज़्यादा वो कर दिया, और इधर जो इंक्रीज की सप्लाई में भी इंक्रीज की, बट वो ये देखिए जो इंक्रीज इन डिमांड दैट इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई, मतलब जो भी आप मांग में वृद्धि कर रहे हो वो पूर्ति में वृद्धि से अधिक है, ठीक है। तो ये S2 ये देखो S2 और D2 कहाँ पे, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम E2। तो ये क्या इंडिकेट करता है, मैंने पहले ही आपको बता के रखा है कि ये इंडिकेट करता है कि जब भी आपकी डिमांड के अंदर जो इंक्रीज है वो सप्लाई में इंक्रीज से ज़्यादा है तो योर प्राइस इंक्रीज कर रही है। OP ये 1 था, ये E1 लेके चलना है, OP1 और ये OP2। पहले प्राइस कितनी थी, OP1 थी, अब प्राइस कितनी है, व्हाट इज योर न्यू प्राइस, दैट इज OP2। यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस आपकी इंक्रीज कर रही है एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी इंक्रीज कर जाती है। OQ1 से कितनी इंक्रीज कर गई, OQ2। बस ये आपने समझ लिया। एक बार मैं फिर बताना चाहता हूँ कि आपका या D1 प्रारंभिक मांग वक्र है, S1 प्रारंभिक पूर्ति वक्र है, E1 संतुलन बिंदु है जो हमें ये दर्शाता है कि OP संतुलन कीमत है और OQ1 क्या है, आपकी संतुलन मात्रा है। अब जब मांग में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि से अधिक है, वैन जो है इंक्रीज इन डिमांड दैट इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई, तो आपका डिमांड कर्व में आपने इसको ज़्यादा वो कर देना, खोल देना, ठीक है। तो ये आपका D2 जो आपका जो नया मांग वक्र है, S2 जो है वो आपका नया पूर्ति वक्र है, E2 संतुलन बिंदु है जो हमें दर्शाता है कि दोनों में वृद्धि होने के फलस्वरूप जब भी मांग में वृद्धि अधिक है तो आपकी कीमत OP1 से बढ़कर के OP2 हो जाती है। इसको आपने समझ लिया, ठीक है। अब आपने जो दूसरे वाली सिचुएशंस है मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आपने ध्यान कुछ बड़े आराम से इसको देखना है।
अब डिमांड में भी इंक्रीज हो रही है, और ध्यान को सुनना है, ये भी आपकी सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। अब बुक की हेल्प ले सकते हो थ्योरी लिखने के लिए। अब डिमांड में इंक्रीज और सप्लाई में इंक्रीज, यानी कि दोनों बढ़ रहे हैं, बट दोनों में वृद्धि बराबर है, दोनों में इंक्रीज बराबर है, तो प्राइस विल नॉट चेंज। जितना OP1 था अब आपका वही रहना चाहिए, प्राइस चेंज नहीं होगा। ये प्राइस जो है वो नो चेंज, ठीक है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगी। और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के अंदर तो चेंज होगी ही होगी, वो वैसे ही OQ1 से कितना हो जाएगा, OQ2 हो जाएगा। इसको मैं करने जा रहा हूं, आपने ध्यानपूर्वक देखना कैसे करना है मैंने, ठीक है। ये कौन सा आपको पता है, ये डिमांड कर्व होता है। ये बन गया आपका D1 इनिशियल डिमांड कर्व। अब बीचों बीच में यहाँ पे बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ, ये बन गया आपका S1 इनिशियल सप्लाई कर्व। इसकी जो आपकी स्लोप पॉजिटिव होती है, ढलान धनात्मक होती है। E1 क्या है आपका, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। ये क्या इंडिकेट करता है, क्या शो करता है आपका, ये शो करता है कि आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस OP1 है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी है, OQ1 है, ठीक है। अब दोनों में इंक्रीज हमने बराबर करनी है, इंक्रीज करनी हमने, डिमांड को भी इंक्रीज करना है, सप्लाई को भी इंक्रीज करना है। व्हाट, इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई शुड बी इक्वल। अब मैंने बराबर, इधर मैंने बोला डिमांड जब भी इंक्रीज करनी, तो इधर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ बिल्कुल आराम से, ये D2 और यहाँ पे इसके सामने ही लेके जाना आपने, यहाँ पे ये बिल्कुल आपने इसको बनाना है। कैसे, ये बन गया आपका S2 देखो, S2 और D2 कहाँ पे, E2, ये न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब यहाँ से आप इंडिकेट कर सकते हो, क्या देख सकते हो कि जब भी आपकी डिमांड में भी इंक्रीज हो रही है, सप्लाई मतलब दोनों बढ़ रही हैं, तो ये दोनों बराबर बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है, बट उन दोनों में इंक्रीज दैट इज इक्वल, तो प्राइस विल नॉट चेंज। आपका देखिए OP1 अभी भी प्राइस है और उसके बाद भी प्राइस OP1 ही है, बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ1 से चेंज होकर के OQ2 हो जाती है। मतलब संतुलन मात्रा जो आपकी है वो OQ1 से बढ़ करके कितनी हो जाती है, OQ2, बिकॉज योर डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इंक्रीजिंग, दोनों बढ़ रहे हैं, तो इससे आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो बढ़ेगी। अब तीसरी देखिए, फील करके करना है, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अब इंक्रीज इन सप्लाई इज मोर देन इंक्रीज इन डिमांड। अब आपकी सप्लाई में भी इंक्रीज हो रही है, डिमांड में भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन ये ज्यादा हो रही है। अब सप्लाई ज्यादा बढ़ रही है, वैसे आपको खुद लगना चाहिए पता कि जब भी हमारी सप्लाई बढ़ती है ज्यादा, ठीक है, यहाँ पे लिखना था S भी इंक्रीज हो रहा है, D भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन S में इंक्रीज, D में इंक्रीज से ज्यादा सप्लाई ज्यादा बढ़ी, तो प्राइस शुड जो है वो डिक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पे OP2 जो आपकी जो नई प्राइस आएगी वो OP1 से क्या हो जाएगी, वो लेस हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। जो नए वाली प्राइस है वो लेस होनी चाहिए। अब आपने देखिए मैं बनाने जा रहा हूं, आपने ध्यानपूर्वक देखना कैसे है। ये डिमांड कर्व बना दिया, फील करके देखते जाना, D1 ठीक है, और ये आपका सप्लाई कर्व बना रहा हूं मैंने, ये बना दिया इनिशियल सप्लाई कर्व S1 E1 क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये क्या शो करता है, व्हाट दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट शोस, ये क्या दर्शाता है, ये नया संतुलन बिंदु क्या, ये संतुलन बिंदु क्या दर्शाता है कि यहाँ पे आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस यानी कि संतुलन कीमत OP और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यानी कि संतुलन मात्रा कितनी है आपकी, OQ1 है। अब हमने सप्लाई में इंक्रीज ज्यादा करनी है, इसको ज्यादा चौड़ा कर दिया, देखो मैंने बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी, मैंने कर दी इंक्रीज, ठीक है, ये इधर इंक्रीज इधर ही होगी, ये कर दिया मैंने S2। अब डिमांड में भी इंक्रीज करनी है, ऊपर की तरफ ये इंक्रीज होती है आपको पता है, ये मैंने कर दी डिमांड में इंक्रीज। ये क्या बन गया आपका D2। अब ये कहाँ पे काट रहे हैं, दोनों जो कर्व हैं कहाँ पे काट रहे हैं, दोनों बकर D2 और S2 यहाँ पे काट रहे हैं। ये E2 ये क्या शो कर रहा है, देखिए आपको मैंने पहले बताया कि प्राइस कम हो जाएगी, प्राइस कितनी होगी, OP थी पहले और ये OP2, तो OP2 इज लेस देन OP1। जो नई वाली प्राइस है, जो हमारा न्यू प्राइस है, प्राइस वुड डिक्रीज, ये डिक्रीज हो जाएगी, विल डिक्रीज। और आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो इंक्रीज होगी क्योंकि हम डिमांड और सप्लाई दोनों में इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी जो ये OQ1 से क्या बन गई, आपकी OQ2 बन गई है, ठीक है, OQ1 से आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये बन गई। अब आपने फिर एक बार फील करके देखना कि D1 क्या है, आपका प्रारंभिक मांग वक्र है, SS1 जो है आपका प्रारंभिक पूर्ति वक्र है, E1 संतुलन बिंदु क्या दर्शाता है कि OP1 क्या है, आपकी
संतुलन कीमत है और ओ क्यू वन क्या है आपकी संतुलन मात्रा है। ठीक है, जब आपकी पूर्ति में वृद्धि हो रही है, मांग में भी वृद्धि हो रही है, पूर्ति वक्र जो है S2 पे चला जाता है, मांग वक्र D2 पे चला जाता है। अब पूर्ति वृद्धि मांग वृद्धि से ज़्यादा है, E2 जो है संतुलन बिंदु है। ठीक है, नया संतुलन बिंदु है। क्या दर्शाता है कि हमारी जब पूर्ति वृद्धि जो है वो मांग वृद्धि से अधिक है तो हमारी संतुलन कीमत OP1 से घट करके OP2 और संतुलन मात्रा OQ1 से बढ़ करके OQ2 हो जाती है। परहैप्स आपको फील आ गई होगी कि हमने ये वृद्धि कर दी, किसके अंदर, सप्लाई के अंदर वृद्धि कर दी। पहला केस जो है वो आपकी डिमांड में जो इंक्रीज है वो सप्लाई में इंक्रीज से ज़्यादा है, दूसरी वाली सिचुएशन में दोनों में इंक्रीज बराबर कर दी, और तीसरी वाली में हमने सप्लाई में इंक्रीज डिमांड में इंक्रीज से ज़्यादा कर दी। अब हमने दोनों को डिक्रीज करना है। ठीक है, अब क्या करना है, इफ डिमांड एंड सप्लाई बोथ डिक्रीजेस जो है, ठीक है, ध्यान को सुनना है कि दोनों में डिक्रीज हो रही है। अब देखिए मैं आप यहाँ पे ध्यान को, डिमांड भी डिक्रीज हो रही है, सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है। इफ डिक्रीज इन डिमांड इज मोर देन सप्लाई, अब आपका जो डिक्रीज हो रही है डिमांड वो ज्यादा हो रही है किस में, सप्लाई में डिक्रीज से, यानी कि दोनों में कमी हो रही है, लेकिन डिमांड में, मांग में कमी, सप्लाई में कमी से ज्यादा है। अब आपको पता है डिमांड ज्यादा कम हो रही है तो इसका मतलब प्राइस शुड फॉल, प्राइस क्या होनी चाहिए, फॉल होनी चाहिए। ये मेरा प्रेडिक्शन है। अब मैं इसको कर रहा हूं किसकी सहायता से, ये आपको बोलते हैं चित्र की सहायता से समझाने की कोशिश करूंगा। ये D1 ये आपका प्रारंभिक मांग वक्र है, इनिशियल डिमांड कर्व है, एंड S1 ये इनिशियल सप्लाई कर्व है। E1 क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, संतुलन बिंदु है। ये क्या दर्शाता है, व्हाट दिस पॉइंट इंडिकेट्स, ये दर्शाता है कि ये OP1 आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस है और OQ1 क्या है आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये आपकी संतुलन कीमत और ये संतुलन मात्रा है। अब हमने दोनों को डिक्रीज करना है। मैंने बोला डिक्रीज करने के लिए आप इधर जाना पड़ेगा, आपको लेफ्ट साइड ही जाना पड़ेगा। ठीक है, अब डिक्रीज किस में ज्यादा करनी है, हमने डिमांड में डिक्रीज ज्यादा करनी है। हमने किस में डिक्रीज ज्यादा करनी है, डिमांड में। मांग में जो हमने कमी करनी है वो पूर्ति में कमी से ज्यादा करनी है। अब देखो इधर हम इंक्रीज कर रहे थे, डिक्रीज ये मैंने ज्यादा कर दी, देखो ये कर दी मैंने ज्यादा, तो ये बन गया आपका D2। अब S में भी डिक्रीज करनी है, मैंने इधर इंक्रीज करते इधर डिक्रीज कर दी, S में भी डिक्रीज कर दी, लेकिन अब आपको पता है मैंने क्या बताया था कि S में आपने डिक्रीज कम करनी है। ठीक है, ये देखो इधर ज़्यादा डिक्रीज कर दी डिमांड में और S में डिक्रीज जो है वो हमने कम कर दी, तो ये S2 D2 ये आ रहा है, S2 ये आपका बन गया, E2 क्या बन गया आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है। ठीक है, क्या शो करता है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट ये शो करता है, ये OP2 और ये Q2। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब भी आपकी डिमांड में जो डिक्रीज है वो सप्लाई में डिक्रीज से ज़्यादा है, तो ये आपका जो प्राइस है वो कितना बन गया, आपका OP पहले 1 था, अब कितना हो गया, ये कितना हो गया OP2। अब प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गई है। एक बार मैं फील करके समझाने की कोशिश करूंगा। S1 आपका प्रारंभिक पूर्ति वक्र है, D1 आपका प्रारंभिक मांग वक्र है, E1 आपका संतुलन बिंदु है। क्या दर्शाता है कि OP1 आपकी संतुलन कीमत और ये संतुलन मात्रा है OQ1। जब दोनों में डिक्रीज हो रही है लेकिन डिमांड में डिक्रीज जो है, डिक्रीज इन डिमांड, दैट इज डिमांड में डिक्रीज हुई बहुत ज़्यादा, सप्लाई में भी डिक्रीज हुई थोड़ी कम हुई। ठीक है, तो यहाँ पे ये काट रहे हैं, E2 नया संतुलन बिंदु है। क्या दर्शाता है कि दोनों में जब कमी होती है तो कीमत क्या हो रही है, आपकी कम हो रही है और आपकी संतुलन मात्रा भी कम हो रही है OQ1 से, और अब क्या है OQ2 है। ये तो संतुलन मात्रा तो आपकी घटेगी। योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दैट विल डिक्रीज इन ऑल केसेस, सब केसेस के अंदर, जितने भी हमारे यहाँ पे केसेस आएंगे उनके अंदर जितनी भी स्थितियाँ आ रही है उन सब के अंदर हमारी संतुलन मात्रा घटेगी। लेकिन अब आपकी कीमत घटती है बढ़ती है। अब यहाँ पे देखिए डिमांड में जो कमी थी वो पूर्ति में कमी से अधिक थी, दैट इज वाई प्राइस जो फॉल्स हो रहा है, यहाँ पे प्राइस कम हो रहा है। ठीक है, ये समझ आ गई होगी। अब दोनों में डिक्रीज बराबर करनी है। देखिए अब आपकी किस में, देखिए डिमांड भी डिक्रीज हो रही है, मांग भी घट रही है, पूर्ति भी घट रही है, लेकिन मांग में कमी पूर्ति में कमी के बराबर है तो प्राइस नो चेंज होना चाहिए।
ठीक है, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होनी चाहिए, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो चेंज हो जानी चाहिए। OQ1 से क्या बन जानी चाहिए थी, OQ2। अब मैं इसको स्टडी बनाऊंगा। अब ध्यान को देखना कैसे बन रहा है ये ग्राफ, कैसे बनेगा, इसको बड़े आराम के साथ, जैसे मेरा हाथ चल रहा है वैसे ही आपने भी बनाने की कोशिश करनी है। ये क्या है, D1, इसकी आपको पता है स्लोप हमेशा नेगेटिव होती है। और ये मैं बना रहा हूँ, ये क्या बन गया, S1। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और ये इक्विलिब्रियम प्राइस बन गया OP1। ठीक है, D1 क्या है आपका प्रारंभिक मांग वक्र, S1 आपका प्रारंभिक पूर्ति वक्र, E1 आपका संतुलन बिंदु है जो ये दर्शाता है कि OP1 क्या है आपकी कीमत है और OQ क्या है आपकी संतुलन मात्रा है। ठीक है, S1 इनिशियल सप्लाई कर्व, D1 इनिशियल डिमांड कर्व, E1 दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, OP दैट इज आवर या दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड OQ1 दैट इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब दोनों में डिक्रीज हो रही है, डिमांड में मैंने डिक्रीज कर दी। देखिए ये मैंने डिमांड में डिक्रीज कर रहा हूं, आई एम डिक्रीजिंग द डिमांड इस तरफ डिक्रीज करने मैंने बोला लेफ्ट साइड। ये बन गया आपका D2 और इसमें भी डिक्रीज करनी है, बट यहां से पास करता हुआ आपने बनाना, दोनों में डिक्रीज बराबर करनी है। देखो दोनों में डिक्रीज बराबर हो रही है। S2 ये न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये क्या शो करता है कि ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो ये शो कर रहा है कि योर जब भी आपकी डिमांड और सप्लाई के अंदर जो डिक्रीज है वो बराबर है, दोनों में कमी बराबर है, तो प्राइस विल नॉट चेंज। आपका प्राइस कितना था, OP1 था, और अब भी कितना है प्राइस, OP1 ही है। लेकिन आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ1 से घट करके कितनी रह जाती है, OQ2 रह जाती है। आपने इसको समझ लिया कि कैसे बनाना है आपने। ठीक है, आप इस लाइन से ही गुजरती हुई लाइन आपने बनानी है। ठीक है, यहाँ पे D1 जो है, D1 प्रारंभिक मांग वक्र, S1 प्रारंभिक पूर्ति वक्र है। जब दोनों में कमी हो रही है तो मांग वक्र जो आपका D2 पे चला जाता है और पूर्ति वक्र S2 पे चला जाता है। ये E2 जो आपका नया संतुलन बिंदु है जो ये दर्शाता है कि दोनों में कमी होने से आपकी संतुलन कीमत OP1 ही रहती है, लेकिन संतुलन मात्रा OQ1 से घट करके OQ2 रह जाती है। अब तीसरा देखिए, अब आपकी डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन। अब आपके ध्यान को सुनना है, ये जो है दिस इज, ये जो इंपॉर्टेंट है ये भी। अब आपकी डिमांड भी डिक्रीज हो रही है, देखिए बोलते हैं, और सप्लाई भी डिक्रीज हो रही है, लेकिन डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई जो है। अब डिमांड के अंदर जो डिक्रीज है लेस है, अब आप इसका मतलब सप्लाई में इंक्रीज, इसके सप्लाई में डिक्रीज ज्यादा, ये सप्लाई में डिक्रीज ज्यादा है किससे, डिमांड में डिक्रीज से। तो वैसे ही लग रहा है आपकी सप्लाई ज्यादा कम हो रही है और डिमांड आपकी कम हो रही है। इसका मतलब क्या होगा, आपकी प्राइस जो वो राइज करना चाहिए, प्राइस शुड राइज। अब देखिए हम इसको करने की कोशिश करेंगे कि अब आपकी मांग में भी कमी हो रही है, पूर्ति में भी कमी हो रही है, लेकिन पूर्ति में कमी मांग में कमी से दिखे। अब आपकी सप्लाई कम आ रही है, आपका उत्पादन कम हो रहा है, ठीक है, आपकी पूर्ति कम आ रही है। तो इससे क्या होगा, अब ध्यान को देखना है, ये आपका ये क्या है, D1 इनिशियल डिमांड कर्व, S1 इनिशियल सप्लाई कर्व, इसकी ऐसे ही होती है, और E इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये OQ1 E1 है, ये OQ1 और ये OP1, ये OP1 इक्विलिब्रियम आपका प्राइस है और OQ1 इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। ठीक है, अब थोड़ा सा उसके बाद आपने दोनों में डिक्रीज कर लिया, लेकिन डिक्रीज किस में ज्यादा करनी है, मैंने सप्लाई में डिक्रीज ज्यादा कर रहा हूं मैं, ये सप्लाई में डिक्रीज मैंने ज्यादा कर दी, ये ज्यादा कर दी मैंने डिक्रीज, ये देख लीजिए, ये कर दी S2 डिक्रीज ज्यादा इधर करने हैं, डिमांड भी इधर डिक्रीज, अब डिमांड में भी डिक्रीज कर रहा हूं मैं, ये देखिए, लेकिन किस में डिक्रीज ज्यादा कर दी, ये देखिए ज्यादा डिक्रीज कर दी किस में, सप्लाई में। ये बन गया आपका D2 कहाँ पे काट रहे हैं ये दोनों, देखो S2 और ये D2 यहाँ पे काट रहे हैं इसको E2 पे। ठीक है, E2 जो है वो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा कि जब दोनों में डिक्रीज हो रही है, जब दोनों, इफ बोथ आर डिक्रीजिंग बट डिक्रीज इन सप्लाई दैट इज मोर देन डिक्रीज इन डिमांड, देन योर प्राइस विल राइज। अब यहां पे देखिए आपका प्राइस पहले कितना था, OP1 था, और अब कितना हो गया, OP2। अब OP2 इज ग्रेटर देन OP1, इसका मतलब जो नई प्राइस है वो ज्यादा हो गई है,
और आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो मैंने बोला कि जब भी आपकी वो तो हमेशा डिक्रीज ही होगी, OQ2 इज लेस देन OQ1। ठीक है, तो एक बार मैं फिर समझाने की थोड़ी सी प्रयास करूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए D1 प्रारंभिक मांग वक्र है, S1 प्रारंभिक पूर्ति वक्र है, E1 इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी कि संतुलन बिंदु है। तो यहाँ पे ये क्या दर्शाता है, इसके सामने चले जाएंगे OP1 जो आपकी संतुलन कीमत है और OQ1 क्या आपकी संतुलन मात्रा है। दोनों में कमी हो रही है, आपकी सप्लाई भी डिक्रीज कर रही है, आपकी डिमांड भी, सप्लाई डिक्रीज करी और डिमांड भी डिक्रीज करी, दोनों में कमी होगी। तो ET के आपका नया संतुलन बिंदु है, वो क्या दर्शाता है कि दोनों में कमी होने से क्या हो रहा है, दोनों में कमी हो रही है लेकिन पूर्ति में कमी और आपकी मांग में कमी से अधिक है, इसलिए आपकी कीमत OP1 से बढ़ करके OP2 हो जाती है और आपकी संतुलन मात्रा OQ1 से घट करके OQ2 रह जाती है। ठीक है, D1 दैट इज योर इनिशियल डिमांड कर्व, S1 दैट इज योर इनिशियल सप्लाई कर्व, E1 that is the point of equilibrium which shows that OP1 that is your that is equilibrium price and OQ1 that is equilibrium quantity. When both decreases, what decrease in supply that is more than decrease in demand, then E2 ये shift हो जाएगा S1 आपका जो supply curve that shift from जो है S1 to S2 and demand जो curve that shift from D1 to D2 and E2 that is new equilibrium point which shows that if both are decrease but decrease in supply that is more than decrease in demand, your price of the price will rise from OP1 to OP2 and equilibrium quantity that will decrease from OQ1 to OQ2। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।